बड़े अब्बू, आपकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है। मुझे लगता है कि अब आपको फैक्ट्री जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा बेटा, अगर मैं भी फैक्ट्री का काम छोड़कर घर बैठ जाऊंगा तो आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हें तो घर के हालात मालूम ही हैं। बड़े अब्बू, आप चिंता क्यों करते हैं? वैसे भी राधा तो एक बहुत अच्छी कंपनी में लगी हुई है और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी आती है। कृष्णा बेटा, राधा पर तो आगे ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और कल को उसका विवाह भी तो मुझे करना है, तो पैसे तो जोड़ने ही होंगे मुझे। बड़े अब्बू, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। एक दिन मैं भी राधा की तरह बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और फिर पैसों की कोई भी चिंता नहीं होगी हमें। कृष्णा तो अपने बड़े अब्बू को इतना कहते साथ ही वहां से चला जाता है और फिर अपनी माँ के पास डाइनिंग रूम में बैठ जाता है और फिर उनसे कहता है, माँ, पिताजी और बड़े अब्बू जब भी बोलते हैं राधा की प्रशंसा तो उनके मुख से जाती ही नहीं है। भला मेरा कसूर क्या है? अरे मेरे प्यारे बेटे, तेरा तो कसूर कोई भी नहीं है। ये तो तेरे पिताजी ही हैं जिन्होंने राधा को काम करने की इजाज़त दे दी बाहर। माँ, पिताजी हर फैसले में राधा का साथ देते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी जब कोई फैसला लूँ तो उस वक्त पिताजी मेरा उसमें साथ दें। सविता को तो अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सविता, मैं तो सोच रहा हूँ कि आगे चलकर राधा को ही अपनी कंपनी चलाने के लिए दे दूँ, क्योंकि वह कंपनी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। आपका थोड़ा सा भी ध्यान अपने बेटे पर नहीं रहता। उस राधा को कंपनी चलाने के लिए दे देंगे लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सविता, तुम अपने बेटे के काम तो ज़रा देखो। सारा दिन तो वो गली में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। किस तरह मैं उसे अपनी कंपनी दे दूँ? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ तो इस घर में नाइंसाफ़ी होती ही आ रही है, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। सविता तो अपने बेटे के कहने पर अपने पति को ये सब कुछ कहती है। माँ, अच्छा हुआ जो आप मुझे यहीं पर ही मिल गई। मैं आपके पास ही आने वाला था। दरअसल मुझे 25,000 की बहुत अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है। हाँ हाँ मेरे लाल, क्यों नहीं, मैं तुझे 25,000 अभी जैस कैश कर देती हूँ। वैसे भी तेरे पिताजी तो दूसरों पर ही पैसे लगाते रहते हैं फजूल। माँ, वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन आप पिताजी को इस बारे में मत बताइएगा, क्योंकि वो मेरे बारे में सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। अरे कृष्णा बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत करे। तेरे बाबा को तो मैं खुद ही समझा लूंगी। वैसे भी शॉपिंग करने के लिए मैंने पैसे रखे हुए थे। सविता तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं पूछती कि उसे पैसे क्यों चाहिए। कृष्णा बेटा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हो और वैसे तुम्हें इतनी बड़ी रकम की क्या ज़रूरत है? मुझे तो तुम बता ही सकते हो। वो बड़ी माँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो मेरा दोस्त ही, लेकिन मैंने उसे भाइयों की तरह माना है और उसे पैसों की ज़रूरत है। अभी कृष्णा इतना ही कहता है कि वहाँ पर सविता आ जाती है। कृष्णा बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरा दोस्त जल्द ही ठीक हो जाएगा। किसी को तुझ पर विश्वास हो या ना हो, तेरी माँ को तुझ पर विश्वास है। कृष्णा तो जल्द ही वहाँ से चला जाता है और सविता कहती है, दीदी, मैंने आपको ये हक कभी भी नहीं दिया कि आप मेरे बेटे से इतने उल्टे सीधे सवाल पूछे। आखिर उसका पिता पैसे कमाता ही किस लिए है? देखो सविता, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। कृष्णा तो मेरे बेटों की तरह है और मैं बस यही जानना चाहती थी कि आखिर उसे पैसे क्यों चाहिए। भाभी, आखिर अब मैं आपको क्या ही कहूँ। आपका खुद कोई बेटा नहीं है, इसलिए आप नहीं जानती कि आखिर बेटे की परवरिश कैसी की जाती है। रात भी हो जाती है और राधा घर आ जाती है। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि सविता आंटी और इनके बेटे के मामले में बिल्कुल भी इंटरफियर मत किया करें। आप सुनती ही नहीं। देखो राधा, चाहे सविता दीदी ये बात समझे ये ना समझे, कृष्णा मेरा बेटा है और उसका भला भुला तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। ठीक है मेरी प्यारी माँ, मैं समझ गई हूँ कि आप उसके मामले में ज़रूर बोलेंगी, लेकिन उसकी बातें छोड़े, आप बताएं कि आज क्या हुआ घर में। राधा बेटी, मैं तो ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरी बेटी का करियर जल्द ही बन जाए और उसका एक सुखी परिवार हो।
माँ, मैं अपने दोस्त के पास आज रात को हॉस्पिटल में ही रुकने वाला हूँ। लेकिन कृष्णा बेटा, आखिर तुम उसके साथ अस्पताल में पूरी रात कैसे गुजारोगे? मैंने तो तुम्हें कभी एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दिया। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे दोस्त का परिवार इस वक्त इस कंट्री में नहीं है, तो मुझे जाना होगा। ठीक है कृष्णा बेटा, मैं तुमसे और कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बेटा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। माँ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप मुझे रात को जाने की इजाज़त दे देंगी, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, जल्द आपके बेटे पर सबको नाज होगा। कृष्णा तो इस तरह अपनी माँ को झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त से जाकर अपने बिजनेस के बारे में पूछने लगता है। यार राघव, जितने तूने पैसे कहा था, मैंने उससे ज़्यादा पैसे ही तुझे दिए हैं। अब तो हम दोनों अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मिलकर, छोटा। अरे यार, इतने पैसों से क्या होता है? मैं भी पैसे और इकट्ठे कर रहा हूँ, तुझे भी और इकट्ठे पैसे करने होंगे, फिर ही आगे कुछ होगा। राघव यार, ये तू सब कुछ क्या कह रहा है? पहले तो तूने 25,000 ही बोला था, आखिर मैं और पैसों का इंतजाम तुझे कहाँ से करके दूंगा? अरे यार, तू चिंता क्यों कर रहा है? तू मेरे साथ एक जगह पर चल, वहाँ जाकर हम थोड़ा सा काम करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कृष्णा तो कुछ देर सोचने के बाद अपनी राघव दोस्त से कहता है, ठीक है राघव, तू कह रहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा। अगर पैसे मिलेंगे तो मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगा। अभी राघव कृष्णा के साथ वहाँ पर पहुँचता ही है कि वहाँ पर पुलिस भी जल्द आ जाती है। राघव, बस बहुत हो गया, तूने बहुत मासूमों की जान को खतरे में डाल लिया है, और अब तुझे पुलिस बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। इंस्पेक्टर जी, आप आखिरकार ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं? मेरा दोस्त तो बहुत ज़्यादा मासूम है, और वो किसी की जान आखिर क्यों ही खतरे में डालेगा? ओ हीरो, तू तो शुक्र कर के मैंने जल्द ही तुझे इसके जंगल से फंसा लिया, नहीं तो ये तुझे भी ड्रग्स की लत लगाकर अपने साथ ही रख लेता। इंस्पेक्टर जब ये कहता है तो कृष्णा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, और पुलिस वाला उसे भी अपने साथ ही लेकर चला जाता है। और पुलिस थाने पहुंच जाने के बाद कृष्णा इंस्पेक्टर को कहता है कि वो इस सब प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं था, तो उसे छोड़ दिया जाए हवालात से। देखो लड़के, हम तुम्हें इसी तरह नहीं छोड़ सकते। इस क्रिमिनल के फ़ोन से तुम्हारी बहुत ज़्यादा कॉल्स मिली हैं, और क्या मालूम तुम भी इस सब में शामिल हो। माँ, मुझे अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी कि कृष्णा को ड्रग डीलिंग के केस में उन्होंने जेल में डाल दिया है, और वो वहीं पर है अभी। राधा बेटी, देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि कृष्णा कुछ भी कर सकता है, लेकिन ड्रग डीलिंग में इस केस में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। राधा तो एक बहुत ही अच्छी लॉयर थी, और वो जेल में जाती है। अरे वाह दीदी, पहले तो तुम्हारी बेटी सुबह को ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती थी, लेकिन लगता है अब वो रात को भी कचहरी में ही जाकर रहेगी। दीदी, आप हर वक्त बस राधा को गलत ही समझती रहती हैं। वो तो कृष्णा को ही जेल से छुड़वाने गई है, वो ड्रग डीलिंग के केस में अंदर है। तुम तो राधिका अच्छे से जानती हो कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही मासूम है, और वो ड्रग डीलिंग करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, राधा एक बहुत ही अच्छी लॉयर है, और मैं जानती हूँ कि कृष्णा बेगुनाह है, तो वो उसे ज़रूर लेकर आएगी। मैम, हम जानते हैं कि आपका कज़न विक्टिम है, लेकिन आप तो जानती हैं पुलिस को भी थोड़ी सी कार्रवाई करनी होती है, और उसमें देर लगती है। देखिए पुलिस इंस्पेक्टर, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरे कज़न के हाथ में ड्रग्स थे? देखिए वकील साहिबा, मैं जानता हूँ कि इसके हाथ में कोई भी ड्रग्स नहीं थे, लेकिन ये जिस लड़के के साथ वहाँ हमें मिला है वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। देखिए ऑफिसर, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन मेरा कज़न इस तरह बिल्कुल भी गुनाहगार साबित नहीं होता, आप जानते हैं। देखिए वकील साहिबा, मैं भी जानता हूँ कि ये बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आइंदा ये इन मामलों से बिल्कुल दूर रहेगा। राधा बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हर वक्त बस तुम्हारी माँ को टोकती ही रही, लेकिन अगर कृष्णा को मैंने पहले ही टोका होता तो ऐसा ना हो।
राधा, मुझे भी मेरी सीख मिल गई है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे छुड़ाने के लिए। कृष्णा उसी वक्त निश्चय कर लेता है कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो भी राधा की तरह एक काबिल वकील बनेगा और सबकी मदद करेगा।